कृषि विभाग से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों के जो क्लस्टर बने हुए हैं प्राकृतिक खेती के लिए, उन पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूं। आप लोगों से तो अधिक जानकारी खैर मेरे पास नहीं होगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत सीखा हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैविक खेती के बारे में कितने किसान जानते हैं? जैविक खेती क्या होती है, थोड़ा सा बताएंगे मेरे को? जैविक खेती खाद नहीं डलता है, यूरिया वगैरह नहीं डलता है। खोल के बोलो। और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर हम लोग समझते हैं? पहले हमने आज से 5-7 साल पहले तक जैविक खेती के बारे में कंटिन्यू सरकार की तरफ से सुनते हुए आ रहे हैं, तो अब ये प्राकृतिक खेती के बारे में पिछले 1 साल से हम लोग सुन रहे हैं। तो ऐसा क्या अंतर है इन दोनों चीजों के, दोनों पद्धतियों के बीच में? कोई जानकारी बताएंगे मेरे को किसान भाई? प्राकृतिक तो दी गई है, हमें तो ये दिए गए हैं, ये ड्राम से दिए गए हैं, इनमें बना वो अपना जी 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 वो भी रखते हैं कि 2 बीघे देखिए, मैंने सवाल ये किया है कि हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती इन दोनों को हम अलग अलग किस तरीके से बोल रहे हैं। भाई जैविक खेती में भी हम यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर ये खेत में यूज नहीं कर रहे, और प्राकृतिक खेती में वो चीज यूज नहीं कर रहे। तो दोनों में कहीं ना कहीं हम अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उत्पादन उसके अंदर होगा वो अच्छा हो उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो अंतर दोनों में केवल ये है कि प्राकृतिक खेती कोई नई पद्धति नहीं है। प्राकृतिक खेती वही है जो पहले हम लोग करते थे। क्या करते थे पहले हम लोग? अगर हम 1966 से पहले की बात करें तो हमारे देश के अंदर यूरिया नाम की कोई चीज नहीं होती थी, गोबर की खाद, डीएपी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, गोबर की खाद डालते थे। तो प्राकृतिक का शब्द नाम से ही आप समझिए कि प्राकृतिक, जो नेचर ने हमें जो चीज दी है उसे इसी तरीके से हम खेती में प्रयोग करें जैसे पहले करते आते थे। तो पहले हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनकी खेती की पद्धति ही ये होती थी कि घर में बेशक पशु एक ही दुधारू हो, लेकिन तब भी 8-10 पशु रहते थे घर में। जोटा रहता था, भैंसा बोलते थे उसे, बैल रहते थे, शौकियाना तौर पे बछड़े मतलब दौड़ कराते थे। अब जैसे गढ़गंगा का ये जनवरी में मेला होता है तो वहां पे बैलों की दौड़ होती है, तो किसान शौकियाना तौर पे उन्हें रखते थे। आज के टाइम पे एक पशु भी अगर हम लोग रख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। गांव की बात कर रहा हूं मैं, शहर तो चलिए अलग ही चीज है। गांव में एक पशु भी अगर हम लोग रख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसमें भी हम वो ढूंढते हैं कि ये दुधारू हो। कोई भी पशु ऐसा हम लोग फिलहाल अपने घर पे रखने के लिए तैयार नहीं है जो दूध ना दे रहा हो। उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि हमारा जो व्यवहार हो गया ना वो बाजारानुमुख हो गया। पहले अगर मैं बात करता हूं, देखिए प्राकृतिक खेती के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती का मतलब यही है कि बाजार पर निर्भरता कम से कम रखनी है आपको। तो पहले क्या खरीद के लाते थे भाई बाजार से हम लोग? ज्यादा पुरानी बात नहीं भाई, मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बाबूजी 30 साल पहले के बारे में भी अगर हम बात करते हैं, मात्र 1995 या 1990 की भी बात करते हैं, तो आपके गांव से आप बाजार में क्या खरीद के लाते थे? बाजार से खेती करने के लिए नमक, यही देखिए बहुत अंतर आ गया ना 30 साल के अंदर, क्योंकि हम उस जनरेशन में हैं जिस जनरेशन में हम पहला वाला भी जिंदगी जी चुके हैं और ये वाली भी जी रहे हैं, और आने वाले 10 साल में और क्या होने जा रहा है वो भी पता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज के समय में हमने अपने बच्चों को खेती सिखाई नहीं है, और सबसे बड़ी चीज ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है कि हम ही क्यों खेती कराएं भाई, हमारे भी बच्चे शहर में जाकर के काम करें। तो गांव के अंदर अगर आप ज्यादातर देखोगे, मैं यहाँ तो खैर मैं आज पहली बार ही आया हूँ, लेकिन मैं गढ़मुक्तेश्वर साइड अपनी बात कर रहा हूँ, मैं गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला हूँ। तो वहां पे मैं देखता हूँ टोटल बुजुर्ग आदमी ही आपको गांव में मिलेंगे, सबके बच्चे शहर में हैं। और खास तौर से एक चीज और आजकल हो गई है कि जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें भी बिटिया की पहली शर्त ये रहती है कि गांव में नहीं रहेंगे, तो फिर खेती कौन करेगा? उसका एक कारण है, उसका ये कारण है कि खेती में मुनाफा नहीं है। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में केवल इतना ही अंतर है कि जैविक खेती में भी आपको बाजार पर निर्भरता रखनी पड़ती है, क्योंकि जो खेत में डालने के लिए जैविक उर्वरक लाने होते हैं वो भी बाजार से ही खरीद के डालोगे अपने खेत के अंदर। और प्राकृतिक खेती को बोलते हैं जीरो बजट खेती। जीरो बजट का मतलब ये है कि जो घर में संसाधन है आपके, जो पशु है, देसी गाय है, या फिर जो हमारा ये
क्रॉप रेजिड्यू बोलते हैं हम लोग, जैसे धान का पुआल हो गया या गेहूं का भूसा हो गया, जो सड़ा गला कचरा हो गया, उसी चीज को हम यूज करके अपने खेत के लिए उर्वरक तैयार करेंगे। तो अंतर आया ना इस चीज के अंदर। तो हमने इनकम, जैसे कि मैंने बताया आपको कि भारत सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा प्रयास करी पिछले 5 साल से कि उत्पादन जमीन का मतलब उत्पादन हमारा बढ़ जाए। और आप मतलब क्या बोलते हैं उसे कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि 5 साल से इतना ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा, वो रुक गया वहीं पे। पिछले 5 साल पहले भी आप धान अगर उगाते थे, गेहूं उगाते थे, तो 1 हेक्टेयर में 50 कुंटल से 55 कुंटल ही बोलते थे। क्या कोई अंतर आया पिछले 5 साल में? लेकिन उससे पहले 40 कुंटल ही उगता था, और उससे पहले 35 कुंटल उगता था, और एक समय ऐसा भी था कि मात्र 7 कुंटल भी उगता था, 7 कुंटल। तो अगर 50 से 55 कुंटल अब स्टेबल हो गया, इसका मतलब यह है कि अगले 5 साल में ये वापस ऐसे घटेगा। क्यों? जो जमीन है वो यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर, इन्होंने उस जमीन को बंजर बनाना शुरू कर दिया है। आप देखिए, सिद्धांत है ना ये अर्थशास्त्र का कि पहले अगर बिजनेस आपका ऐसे चलेगा, उसके बाद अगर आप यहाँ रुक गए तो उसके बाद तो गिरेंगे ना। तो जमीन की जो उत्पादन क्षमता है वो हमने आने वाले समय में देख रहे हैं कि वो खत्म होती जा रही है। अब उसे बढ़ाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन इसमें किसान ही रिस्क क्यों ले? भाई सरकार ने तो कह दिया प्राकृतिक खेती करो, लेकिन जब प्राकृतिक खेती आप करोगे तो पहले आपका उत्पादन घटेगा, बहुत ज्यादा घटेगा, और इतना ज्यादा घटेगा कि जो किसान है वो चरमरा जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके घर का बजट पूरा चरमरा जाएगा। तो वो रिस्क नहीं लेगा भाई। उसके लिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो पूरी 10 एकड़ में करो। आप सबसे पहले ये भी मत सोचो कि मुझे जमीन बचानी है या अन्य समाज के लिए कुछ सोचना है, लेकिन पहली जिम्मेदारी हमें अपने परिवार की है। अगर 10 एकड़ आपके पास भूमि है तो 1 एकड़ में आप प्राकृतिक खेती करें। जैसे अभी भैया ने बोला कि उत्पादन बहुत ज्यादा घट जाएगा, जरूर घटेगा, लेकिन वो लगातार नहीं घटेगा। क्यों? अभी जमीन हमारी पूरी की पूरी हमने निर्भर कर दी है। जैसे हैबिट हो जाती है ना किसी चीज की, तो जमीन को आदत पड़ गई है यूरिया की, वो उत्पादन देगा यूरिया से ही देगा, डीएपी से ही देगा। लेकिन उसे अगर हम धीरे धीरे आदत डालेंगे प्राकृतिक खाद की, प्राकृतिक जो उर्वरक है हमारे, उनका जो प्रयोग करने की आदत डालेंगे, तो आने वाले समय में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव वापस आपके खेत में बनने शुरू हो जाएंगे। और जब वो सूक्ष्म जीव बनने शुरू हो जाएंगे तो फिर निर्भरता यूरिया की और डीएपी की जो हैबिट आपकी भूमि को हो गई थी वो समाप्त होगी, और अगली साल में यानी कि दूसरी तीसरी फसल में फिर आपका उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आती है बात कि भाई जब उत्पादन घटा तो अगर प्राकृतिक खेती करोगे तो जो आपका जो रेट है, उस फसल का जो रेट है, जैसे कि अभी आपका क्लस्टर बना है तो आप सभी किसानों का एक रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो होगा। क्या हो गया इनका रजिस्ट्रेशन? आपके खेत पर जाकर के उस पर्टिकुलर फसल का एक रजिस्ट्रेशन होगा। आपका शुभ नाम बाबूजी? बाबूराम जी की खेत पे उस पर्टिकुलर एरिया को पूरा नेट पे विस्तार से मेंशन कर दिया जाएगा कि फलानी फसल आप लोगों ने उगाई, और उस पे जब आप पैक करके मार्केट में भेजोगे तो उस पे इनका एक लोगो लगा हुआ होगा। तो वो जो लोगो लगा हुआ होगा, अब जैसे हम सोना खरीद के लाते हैं तो सोने की सबको तो पहचान होती नहीं ना। सुनार कह देता है भाई शुद्ध है, 22 कैरेट है, तो आप मान लेते हो, लेकिन उसमें पहचान क्या होती है उस चीज की? पहचान कैसे करेंगे हम? उस पर ISI का एक मार्क लगता है, IS है ना, तो उससे हम अंडरस्टूड करके कि हाँ जी ये शुद्ध है, ये 22 कैरेट बोल रहा है तो 22 कैरेट है, 24 कैरेट बोल रहा है तो 24 कैरेट है, 20 कैरेट बोल रहा है तो 20 कैरेट है, क्योंकि उस पर वो हॉलमार्क लगा हुआ है। इसी तरीके से जब आपकी फसल आप उगा करके बेचोगे मार्केट के अंदर, तो उस पर आपका एक लोगो लगेगा। वो जो लोगो है वो प्राकृतिक खेती का लोगो लगेगा। तो उस लोगो से जो अन्य किसान की फसल है और आपकी फसल है, उसमें रेट की बढ़ोतरी स्वाभाविक है, होगी या नहीं होगी? भाई अगर आपका ऐसे ही गेहूं पड़ा हुआ है और आपके गेहूं पे लग रहा है प्राकृतिक खेती, तो ऑटोमेटिकली 20 से 30% रेट आपके गेहूं के एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसा ही होता है।